की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। किसानों को समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन के जरिए हमारी यही कोशिश होती है कि कृषि जगत की नवीनतम आधुनिकतम जानकारियां, साथ ही इस जगत में चल रही गतिविधियों की जानकारी हम आप तक पहुंचा सके। सभी जानकारियां 3 सेगमेंट के जरिए हम आप तक लेकर आते हैं: विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में देखते हैं पहला सेगमेंट, विज्ञान और किसान। खेती किसानी के दौरान रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण कई तरह के दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं, और ऐसे में अब हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं वो जैविक खेती को अपना रहे हैं, जिसका एक महत्वपूर्ण अवयव है केचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट। तो किस तरह से वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा सकता है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद बनाने के लिए आपको चाहिए मिट्टी, 10 से 15 दिन पुराना गोबर, रसोई से निकला सब्जी वगैरह का कचरा, हरे पत्ते, फसल अवशेष और केचुए। केचुए इस तमाम सामग्री को खाते हैं और बदले में जो मल त्यागते हैं वही खाद कहलाती है। मिट्टी में 16 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। यही पोषक तत्व फसल उत्पादन में हमारी मदद करते हैं। इनमें से किसी भी तत्व की कमी होने पर किसान रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अच्छी क्वालिटी के वर्मी कंपोस्ट में सभी 16 तरह के पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। यही वजह है कि वर्मी कंपोस्ट मिट्टी की भौतिक संरचना सुधारकर मिट्टी को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाता है। इसके अलावा मिट्टी की जल धारण क्षमता में भी इजाफा करता है और पौधों की जड़ों के पनपने के लिए सही वातावरण तैयार करता है। किसान अगर जैविक खाद और रासायनिक उर्वरकों का सही अनुपात में इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। वर्मी कंपोस्ट गड्ढों में तैयार किया जाता है। अगर गड्ढा 13 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ा और 1 फुट गहरा है तो उससे 9 से 15 क्विंटल तक केचुआ खाद हासिल की जा सकती है, वो भी सिर्फ 60 से 70 दिनों में। केचुआ खाद बनाने के लिए आपको छायादार जगह की जरूरत होगी। ऐसी जगह जो बाकी जमीन से थोड़ी ऊंची हो, ताकि बरसात का पानी इकट्ठा ना हो सके। रोशनी जितनी कम होगी, केचुए उतने ज्यादा सक्रिय रहेंगे। अगर आप कारोबार के लिए केचुआ खाद बना रहे हैं तो फिर शेड तैयार करना बेहतर रहेगा। इन्हीं शेड में वर्मी कंपोस्ट का बेड तैयार किया जाएगा। बेड की गहराई 30 से 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर और लंबाई सुविधा अनुसार रखें। गहराई इसीलिए कम रखी जाती है ताकि उसमें गर्मी पैदा न हो और केंचुओं को नुकसान न पहुंचे। व्यावसायिक वर्मी कंपोस्ट के लिए आसपास पशुपालन का होना जरूरी है ताकि गोबर आसानी से उपलब्ध हो सके। गड्ढे के फर्श को मजबूत कर लें, इतना मजबूत कि केंचुए जमीन में दाखिल ना हो सके। याद रहे, फर्श को पक्का नहीं करना है। पक्का कर देंगे तो अतिरिक्त पानी जमीन के अंदर नहीं जा सकेगा। 2 गड्ढों के बीच कम से कम 1 फुट की दूरी रखें ताकि चलने फिरने के लिए जगह मिल सके। कंपोस्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले नारियल का छिलका, केले के पत्ते और पुआल जैसी फसल अवशेष की 3 से 4 इंच की परत बिछा दें। इसे हार्ड बेड कहते हैं। इसके ऊपर गोबर और उपजाऊ मिट्टी को बराबर मात्रा में मिलाकर 6 इंच की परत बिछा दें। इसके बाद हर गड्ढे में 4,500 केंचुए डालें। इस तरह हर वर्ग फुट में केंचुओं की संख्या 100 होगी। सबसे अच्छी किस्म लाल रंग वाली एस्किनिया फेटिडा है। इसे रेड वर्म या टाइगर वर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसके ऊपर तीसरी परत बिछाई जाएगी, जिसमें कार्बनिक जैव अवशेष और उतनी ही मात्रा में गोबर मिलाकर डालना होगा। गोबर 10 से 15 दिन पुराना होना चाहिए। ताज़ा गोबर डालेंगे तो केंचुए मर जाएंगे। ये परत 12 इंच की होगी। अवशेष और अपशिष्ट जितने बारीक कटे होंगे केंचुओं के लिए उतने ही बेहतर रहेंगे। अवशेष अधपका होना चाहिए।
अगर अधपका नहीं है तो 15 दिन तक गोबर में मिला कर रख दे। उसके बाद ही उसे गड्ढे में डालें। इसके बाद गड्ढे को बोरे बिछाकर ढक दें। इससे ढेर में नमी बनी रहेगी। सर्दियों में हर दिन एक बार और गर्मियों में 2 बार पानी का छिड़काव करें। हवा की आवाजाही और तापमान बनाए रखने के लिए 30 से 35 दिन बाद ढेर की पलटाई कर लें। इससे ढेर में बनी गैस भी बाहर निकल जाएगी। जब ढेर चाय की पत्ती जैसा दिखाई देने लगे तो समझ लीजिए केंचुआ खाद तैयार है। अब पानी का छिड़काव बंद कर दें और उसे सूखने दें। खाद तैयार होने के बाद ढेर के ऊपर पतली गोबर की परत चढ़ा दें। सारे केंचुए इसमें आकर इकट्ठे हो जाएंगे। इन केंचुओं को अलग कर लें जो आगे खाद बनाने में काम आएंगे। इस तरह बनी खाद को पैक करके आप किसानों को बेच सकते हैं। तो आज आपने जाना केचुआ खाद के बारे में सेगमेंट विज्ञान और किसान में। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप।
हमारे देश में बहुत सारे किसान हैं जो खेती किसानी के साथ साथ अब कृषि स्टार्टअप चला रहे हैं और इससे इन्हें अपार सफलता हासिल हुई है। लेकिन इसके पीछे हाथ होता है कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का, जो इन किसानों का भरपूर साथ देते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार किस तरह से किसानों को कृषि स्टार्टअप में मदद दे रहा है। अगर आपके दिमाग में खेती बाड़ी या उससे जुड़े किसी व्यवसाय के बारे में कोई नया आइडिया आ रहा है और संसाधनों के अभाव में आप उसे जमीन पर नहीं उतार पा रहे हैं, तो हिसार में मौजूद चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय चले आइए। यहाँ का कृषि व्यवसाय उष्मायन केंद्र यानी एबिक सेंटर आपके लिए बाहें फैलाए खड़ा है। आप अपना आइडिया यहाँ के विशेषज्ञों के सामने रखिए। अगर उन्हें आपकी बात में दम नजर आया तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। ये केंद्र आपके आइडिया को कारोबार में तब्दील कर देगा और आप एक आदत स्टार्टअप के मालिक बन जाएंगे। स्टार्टअप के लिए पैसे का इंतजाम भी यही सेंटर करेगा, आपको प्रशिक्षण भी देगा और मार्केटिंग का हुनर भी सिखाएगा। बहुत कम समय में ही सेंटर ने बड़ी कामयाबियां हासिल कर ली है। 100 से भी ज्यादा लोग प्रशिक्षण लेकर उद्यमी बन चुके हैं और 62 स्टार्टअप स्थापित कर चुके हैं। इन स्टार्टअप का सालाना टर्नओवर 27 करोड़ रुपए है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा हमारे जो बेरोजगार युवक हैं, किसान भाई हैं और जो उद्यमी हैं, उनके मन में यदि कोई नवा विचार आता है, जिसको नवाचार कहते हैं, उसको बिजनेस के रूप में स्थापित करने के लिए एबिक सेंटर यानी कि एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है। इस सेंटर की स्थापना नाबार्ड एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत हमें कुछ धन उपलब्ध कराया गया है, उसकी मदद से इसकी स्थापना की गई है। और जैसा मैंने बताया, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने विश्वविद्यालय में जो भी हमारे बेरोजगार नवयुवक हैं, हमारे किसान भाई हैं, हमारे ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहने वाले उद्यमी हैं, वो अपने विचार को एक बिजनेस के रूप में परिवर्तित कर सकें। इस विचार के साथ इसकी स्थापना की गई है। अभी तक इस सेंटर के माध्यम से हमने लगभग 101 जो हमारे उद्यमी हैं उनको ट्रेनिंग दिया है और वो यहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद उसमें से 62 जो हमारे स्टार्टअप्स हैं वो स्टार्ट हुए हैं, जिनको हमने आज के दिन 62 स्टार्टअप्स का जो सालाना टर्नओवर है वो 27 करोड़ रुपए है। इस प्रकार से हम इस केंद्र की मदद से उनको तकनीकी प्रशिक्षण भी देते हैं, उनको धन मुहैया कराने के लिए हम बैंक से जोड़ते हैं और वो तो के मार्केटिंग भी कर सके अपने प्रोडक्ट का, उसके लिए मार्केट भी जोड़ा जाता है। यानी कि स्टार्टअप को पूर्णतः हम स्वायत्त बनाने के लिए यहाँ पे प्रशिक्षण देते हैं। इस के तहत हम हर साल ये कार्य करते हैं और इस बार भी 210 आवेदन हमें प्राप्त हुए हैं, जिनको हम इस वर्ष के अंदर दोबारा से प्रशिक्षण देंगे ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सके। एबिक सेंटर की स्थापना में नाबार्ड का बहुत बड़ा योगदान है। 2017 में नाबार्ड ने सेंटर के लिए 12.25 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। ये रकम 5 साल में खर्च की जानी है। दरअसल ये सेंटर नाबार्ड और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ही नवाचार को प्रोत्साहित करने का काम कर रहा है। अब तक 27 स्टार्टअप को 3 करोड़ 15 लाख रुपए की रकम ये सेंटर मुहैया करा चुका है। इसमें भारत सरकार के द्वारा भी, जैसा कि मैंने बताया, कि 27 स्टार्टअप्स को एबिक की मदद से 3 करोड़ 15 लाख रुपए का धन मुहैया कराया गया है। ये इन स्टार्टअप्स को शुरू के अंदर अपना बिजनेस शुरू करने में मदद भी मिलती है और हमारा यही प्रयास है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमी आएँ और जो उनका विचार है वो नवाचार है, उसको हम एक बिजनेस के रूप में परिवर्तित करते हुए न केवल स्वयं की आय अर्जित करें, बल्कि उस स्टार्टअप में जो व्यक्ति कार्य करेंगे उनको भी आजीविका का साधन मिलेगा और इस प्रकार हम अपने प्रांत को, अपने देश को
स्वावलंबी बनाने में हमें मदद मिलेगी और इसी के तहत हम ये कर पाएंगे कि हमारे जो नवयुवक हैं, हमारे जो छात्र यहाँ से निकलते हैं, हमारे पढ़े लिखे जो नवयुवक हैं, वो नौकरी मांगने वाले ना हो बल्कि नौकरी देने वाले हो। इस उद्देश्य के साथ ही एबी की स्थापना की गई है। ये ऐसा सेंटर है जो नौकरी मांगने वालों को नौकरी देने वालों के रूप में तैयार कर रहा है। तो देर किस बात की है? अगर आपके जहन में भी है कोई आइडिया तो पहुंच जाइए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, क्योंकि आगे भी यहाँ का एबिक सेंटर नए लोगों को प्रशिक्षण की योजना बना रहा है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताएंगे अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया।
हमारे किसान और पशुपालक आत्मनिर्भर बने और उनकी आमदनी में काफी इजाफा हो, इस लक्ष्य के साथ कई तरह की योजनाएं इनके हितों को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही हैं। आइए आज आपको बताते हैं मत्स्य पालकों के लिए चलाई जा रही मत्स्य संपदा योजना के बारे में। देखते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से इस रिपोर्ट में। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली पालक और चौथा सबसे बड़ा मछली निर्यातक देश है और देश में काफी संख्या में लोग मछली पालन के काम से जुड़े हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मछली पालन के विकास के लिए बड़ी कवायद करते हुए मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपए है। इस योजना से मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े मछुआरों, मछली किसानों, मछली श्रमिकों, मछली विक्रेताओं और अन्य हितधारकों को फायदा होगा। इस योजना का उद्देश्य नीली क्रांति के जरिए देश में मछली पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूरे 5 साल के लिए लागू की गई है। योजना वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान लागू रहेगी। इस योजना से मछली पालन क्षेत्र की गंभीर कमियों को दूर करते हुए उसकी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही मछली पालन क्षेत्र में 9% की सालाना दर से वृद्धि के साथ 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इस योजना के जरिए मछली पालन के लिए गुणवत्ता युक्त बीज हासिल करने और मछली पालन के लिए बेहतर जलीय प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा। मछली पालन के लिए जरूरी अवसंरचना और मजबूत मूल्य श्रृंखला विकसित की जा सकेगी। इस योजना के जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए रोजगार और आय के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। मछली पालन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, जिससे मछली उत्पादक बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। इसके अलावा साल 2024 तक मछली पालन से जुड़े किसानों की आय दुगनी करने में भी मदद मिलेगी। अब बात करते हैं इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं और कैसे। PMMSY योजना के अंतर्गत सरकार 3 लाख रुपए का ऋण देती है। इसमें ये लाभार्थी हो सकते हैं यानी मछली किसान, मछली श्रमिक और मछली विक्रेता, मत्स्य विकास निगम, स्वयं सहायता समूह, मछली पालन क्षेत्र, मत्स्य सहकारी समितियां, मत्स्य पालन संघ, उद्यमी और निजी फर्म, मछली किसान उत्पादक संगठन। योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, मछली पालन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, संपर्क नंबर, बैंक खाते का विवरण, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र। इन दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट pmmsy.dof.gov.in पर जाकर आवेदन दिया जा सकता है और योजना का लाभ लिया जा सकता है। इन दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है pmmsy.dof.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन दिया जा सकता है और योजना का लाभ लिया जा सकता है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज हम आपके लिए जो जानकारियां लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है कि इससे जरूर आपको फायदा होगा। इस कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। आपको बता दें कि कृषि दर्शन कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanddd@gmail.com।
आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।